कम कर सकते हैं तो जीरो सब लोग अटेंशन बोर्ड पे दीजिएगा, सब लोग अटेंशन बोर्ड पे दीजिएगा। देखिए हम लोग एक रिवीजन रख रहे हैं ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, जीटी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये टॉपिक ज़ाहिर सारे स्कूल्स के मिड टर्म में नहीं आ रहा, इट्स अ रेयर टॉपिक और ये मेन सीआई में हर साल आता है। लेकिन अब ये टॉपिक थोड़ा सा डाउनग्रेड है। इस टॉपिक में 5-6 मेन टॉपिक्स थे, इट वाज अ बिग टॉपिक। सीआई ने 2018 में आकर इसके 2 टॉपिक्स कट डाउन कर दिए थे। तो जो लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पहले तो ये नोट कर लीजिएगा कि इसके 2 टॉपिक्स अब कोर्स में नहीं है। ज़ाहिर जब वो पास पेपर करेंगे तो उनको मिलेंगे। तो जब आप स्कूल के लिए पास पेपर तो करने होते, सिर्फ एक ही साल तो 2018 होगा जिसमें इसका क्वेश्चन अप टू द सिलेबस है। इसमें 6 टॉपिक्स हैं, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, ट्रांसलेशन, एनलार्जमेंट। और अगले 2 टॉपिक्स जो हैं वो कोर्स में नहीं है। तो आप सबसे पहले ये लिस्ट कॉपी कर लीजिएगा। इस लिस्ट को कॉपी करवाने का मकसद अभी शॉर्ट रिवीजन में ये है कि जब आप घर पे तैयारी करें तो आपको हर बड़े क्वेश्चन में स्ट्रेच भी मिलेगा, शेयर भी मिलेगा। जो स्ट्रेच और शेयर आए आप उसको छोड़ दीजिएगा। इसकी मैट्रिसेस याद करनी होती हैं, इसके नोट्स याद करने होते हैं, ज़ाहिर है ज्योमेट्रिकल स्टफ। अब चूंकि टाइम कम है तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत काम इसका थ्योरी का हो जाए, थोड़ा बहुत अगर कोई काम कंस्ट्रक्शन हो सकती है, वरना ज़ाहिर उसकी क्लास अगर हो सकी तो वो मैं इस अगले कल या परसों तक एक क्लास और हो तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करवा दूं। ये टॉपिक मेनली क्वेश्चन बेस्ड है, थ्योरी और साथ में ड्राइंग, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, ट्रांसलेशन और एनलार्जमेंट। ये लिस्ट है, सब लोग ये लिस्ट कॉपी करिएगा। हाँ तुम विजिट किया, तुम जल्दी आ गया। वो मसला तुम जाओ तो अगर घर करीब है तुझे मालूम। हाँ फिजिक्स की क्लास तो वैसे भी 4:30 to 6 होती है आज। हाँ तुम आराम से मिड टर्म का टाइम तुम आराम से वो तैयारी कर लो, फिर वापस आ जाओ। ये पढ़ा अब इसमें हम शुरू कर रहे हैं अगले कॉन्सेप्ट से। चैप्टर का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन के 2 तरीके हैं। देयर आर 2 मेन मेथड्स टू कंडक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। एक है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो एक्चुअल ड्राइंग कहलाती है,
और दूसरी है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। दो तरीके, एक कहलाती है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन और दूसरी कहलाती है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये दो तरीके, इन दोनों तरीकों में आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन और मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों तरीके आएंगे। और इसमें आप क्या होगा, जो दोनों तरीके आप यूज करोगे उन दोनों तरीकों में आपको यहाँ तो प्रोट्रैक्टर, कंपास, इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। और मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कैलकुलेशन को यूज करना होगा उसको ड्राइव करने के लिए। सबसे पहले वी आर पुटिंग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज द मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब आप किसी फिगर को रिफ्लेक्ट करते हो तो उसका इमेज हर पॉइंट अपने ऑब्जेक्ट के सामने सामने आ जाता है। जब आप रिफ्लेक्ट करते हो तो जो इमेज बनता है वो फिगर के सामने होगा, हर पॉइंट अपने सामने वाले पॉइंट को फेस करेगा। यू कैन ड्रॉ डॉटेड लाइंस, स्ट्रेट डॉटेड लाइंस टू कनेक्ट दीज पॉइंट्स। और ज्यादातर जो नए क्वेश्चंस आते हैं उसमें बॉक्स काउंटिंग होती है, जो कि सबसे ज्यादा आजकल कॉमन है। ज्यादातर जो क्वेश्चन अब आते हैं वो बॉक्स काउंटिंग पर है। बॉक्स काउंटिंग में क्या होता है कि आपको ग्राफ पर बॉक्सेस गिनकर उससे सॉल्व करना होता है। देखो रिफ्लेक्शन का पहला मेन फीचर, क्या है, इट इज द मिरर इमेज। दूसरा देखो, इट रिफ्लेक्शन में एरिया और साइज नहीं बदलेगा। जब आप रिफ्लेक्ट करोगे तो ना तो एरिया चेंज होगा और ना रिफ्लेक्शन चेंज होगी, ना वो साइज चेंज होगा। रिफ्लेक्शन एक्चुअली फ्लिप द ऑब्जेक्ट। जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो राइट हैंड की जो रिफ्लेक्शन होती है वो लेफ्ट हैंड बन जाती है। मतलब आपने देखा होगा कि रिफ्लेक्शन में लेटरल इन्वर्जन होती है। रिफ्लेक्शन डज नॉट चेंज द ओरिएंटेशन। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेगी, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होती। रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे हो सकती है, वाई एक्सिस पे हो सकती है, और किसी भी गिवन इक्वेशन पे आप कर सकते हो। जो सीआई का पैटर्न है वो ये कि आप एक एक पॉइंट को हमेशा मूव करते हो। जब भी आप कोई भी ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन करो, इट्स पॉइंट टू पॉइंट, हर पॉइंट को मूव करो। अब जैसे ये है, when reflection occurs along x axis, तो xy converts into x minus y। ये याद कर लेना चाहिए कि जब x में रिफ्लेक्शन होती है तो y का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, जब y में रिफ्लेक्शन होती है तो x का कोऑर्डिनेट चेंज होता है, और जब y इज इक्वल टू x में रिफ्लेक्शन होती है तो फिर कोऑर्डिनेट स्वैप हो जाता है। जब आप रिफ्लेक्ट करते हो, जब आप रिफ्लेक्ट करोगे किसी भी पॉइंट को, तो रिफ्लेक्शन में ये तीन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। जब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, जब वाई में रिफ्लेक्ट करोगे तो एक्स का साइन चेंज होगा, जब आप वाई इज इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्ट करोगे तो ए कॉमा बी क्या बन जाएगा, बी कॉमा ए। मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर एनी फिगर would join all the vertices of the figure to the mirror line by perpendicular lines। ये वो steps of construction आजकल लिखने को आ सकते हैं, मिड टर्म में तो हर चांस नहीं है, बट मिरर लाइन को रखकर रिफ्लेक्शन करते कैसे, जो आप बॉक्स काउंटिंग से करोगे तो सबसे अच्छा है। जो मोस्ट सुटेबल मेथड है आजकल वो बॉक्स काउंटिंग है। आपके पास एक पॉइंट है ए, आपने ए से सीधा ट्रेवल किया हाफ बॉक्स, वहां से आगे ट्रेवल किया, वो हाफ बॉक्स और हो गया, वो उसका इमेज है। ये सेट स्क्वायर से भी हो सकता है। दूसरा तरीका, आप ए से हॉरिजॉन्टल गए एक डब्बा, वहां से ऊपर गए एक और बॉक्स, इस तरह भी काम कर सकते हैं। अगर आप सेट स्क्वायर रखकर डिस्टेंस मेजर करना चाहो पेपर में तो डिस्टेंस मेजर कर लो, अगर आप डिस्टेंस नहीं लेते तो बॉक्स काउंटिंग कर लो। जब रिफ्लेक्शन होती है तो हर पॉइंट को बॉक्स काउंटिंग से मूव करते हैं। जैसे अब सी है तो 1 2 3 4 बॉक्सेस,
उतने बॉक्सेस आगे गिनो तो सी प्राइम आ जाएगा। जब आप ए को गिनोगे वो भी उतना ही होगा। अब अगर आप बी को काउंट करो तो एक बॉक्स से उतना ही बॉक्स आगे आ जाएगा। दिस इज बॉक्स काउंटिंग। चूंकि आप सीआई नए पेपरों में ग्रिड बनाकर दे रहे हैं, 2-3 फिगर बनी, कोई पेपर में मिड टर्म में होना है, लेकिन उसमें शेयर और स्ट्रेच अब कोर्स में नहीं है। रिफ्लेक्शन को हम सोचते किस तरह कि रिफ्लेक्शन इज अ टाइप ऑफ फ्लिप। जब कोई चीज रिफ्लेक्ट होगी तो वो फ्लिप होगी। अब जो सीआई का पैटर्न है वो ये वाला है। सीआई आजकल इसको देता है, इसको कहते हैं ग्राफ ड्राइंग। मतलब आपको रूलर और पेंसिल चाहिए होगा, बट आप डायरेक्ट डब्बे गिन सकते हैं और बॉक्स काउंटिंग करके उसको ला सकते हैं। जैसे अब ये एक ट्रायंगल है, इसको रिफ्लेक्ट करना है किसमें, इसको रिफ्लेक्ट करना है y इज इक्वल टू x में। अब तरीका क्या है, तरीका ये कि आप यहां से अगर आप स्ट्रेट लाइन लेना चाहते हो तो आप स्ट्रेट लाइन बॉक्सेस में से लाओ यहां तक, 1.5 बॉक्स हो गया। यहां से आगे जाओ 1.5 बॉक्स, तो c आगे आ जाएगा। अगर आप a से गिनो सीधा इस लाइन तक, डॉटेड लाइन तक a से गिनो, अगर आप a से गिनो एक डब्बा, फिर दूसरा डब्बा और 2.5, बी से गिनो एक पूरा डब्बा और एक आधा डब्बा। अब आपको इसको अगर रिफ्लेक्ट करना है तो रिफ्लेक्ट होकर ये उसके सामने आ जाएगा। दूसरा तरीका, रिफ्लेक्शन किस में हो रही है, y इज इक्वल टू x में, तो आप उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्योंकि अगर ये 1,4 है तो देखो ये क्या है, 4,1, ये y इज इक्वल टू x की स्पेशलिटी है। लेकिन ये सब पे तो नहीं लग सकता, सारी लाइनों के लिए आपको बॉक्स काउंटिंग जो है वो सबसे ज्यादा सूट करेगा। जब आप बॉक्स काउंटिंग करते हैं तो फिगर इस तरह मूव करनी चाहिए कि वो अपने सामने आए। जब फिगर को आप मूव करो तो जितना डिस्टेंस डॉटेड लाइन के ऊपर है उतना ही नीचे आएगा। फिगर का ना तो एरिया चेंज होगा ना उसका साइज, सिर्फ उसकी साइड फ्लिप हो जाएगी। अब ये एक रिफ्लेक्शन है पहले y में और दूसरी रिफ्लेक्शन किसमें हुई, x में। नोट करो, एरिया नहीं बदला और साइज का कोई चेंज नहीं है। हाउ टू ड्रॉ मिरर लाइन, अगर आपको ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों दिए हुए हों और आपसे वो कहे कि मिरर लाइन बनाओ, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और इमेज दिया हुआ है, तो आप क्या करो, आप सबसे पहले ए को ड्रॉ कनेक्ट करो ए प्राइम से और उसमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज द मिरर लाइन। its equation can be formed by using y is equal to mx plus c, a to a prime and draw a perpendicular bisector on the line a prime। आपने पहले a को कनेक्ट किया a प्राइम से। मिड टर्म में तो आप डायरेक्ट भी डब्बे गिन सकते हैं, लेकिन सीआई में ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये किससे बनता है, क्या बताया था मैंने जब लोकस पढ़ रहे थे, जब आप सीआई को फॉलो कर रहे हो तो वहां पर आपको कंपास यूज करनी चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा ये क्या होगा, दिस इज द मिरर लाइन। इसकी इक्वेशन कैसे आएगी, y is equal to mx plus c, perpendicular bisector is the mirror line। तो पहले आप a को a प्राइम से कनेक्ट कर दो और उसके ऊपर क्या ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ बिल्कुल, अगर तुम कंपास रखकर 2 कट ऊपर लगाओ 2 कट नीचे लगाओ तो उसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। स्कूल में अभी जो मिड टर्म हो रहे उसमें तो आप यूं हाथ रख के यूं घुमा लो तो भी चल जाएगा, तो स्कूल में कोई मसला नहीं, क्योंकि कोई भी टीचर इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा कि बच्चे, बल्कि स्कूल टीचर तो खुश होते हैं कि बच्चा ज्यादा आर्क वार्क ना बनाए ताकि चेक करना आसान हो। तो अब देखो ये है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हर पॉइंट का डिस्टेंस, हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो मिरर लाइन से सेम है, जो उसका डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जो कभी कभी पूछता है, इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट lies on the mirror line so it does not move। क्या मतलब, मिरर लाइन पर अगर कोई पॉइंट होगा
इट इज कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट। फिर उसके बाद दूसरा जीटी, टोटल 3 जीटी हैं जो अभी स्कूलों में आ सकते हैं। चौथा जीटी एनलार्जमेंट है, कुछ स्कूलों में वो भी आ रहा है, लेकिन वो ज्यादातर स्कूल 3 जीटी पे रुकते हैं। रोटेशन, रोटेशन क्या होती है? जब आप किसी चीज को रोटेट करते हो तो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, 90 डिग्री और 180 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो तो उसके दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक क्लॉकवाइज होती है और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब 180 डिग्री हो, अगर तुम किसी चीज को ऐसे घुमाओ तो इससे फर्क अब नहीं पड़ेगा कि वो इधर से आए या उधर से आए। तो 180 डिग्री में डायरेक्शन मैटर नहीं करती, 90 डिग्री में दो डायरेक्शन होती हैं। सीआई में 60 डिग्री भी आ चुका है, 70 डिग्री भी आ चुका है। जब आप रोटेशन को लोगे तो रोटेशन में एक एंगल ऑफ रोटेशन होगा, एक सेंटर ऑफ रोटेशन होगा और दूसरी चीज क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। रूल्स, रोटेशन डज नॉट चेंज एरिया। रोटेट करने से किसी चीज का एरिया चेंज नहीं होता। रोटेशन पोजीशन चेंज करेगी। कोई चीज वर्टिकल है तो वो हॉरिजॉन्टल हो सकती है। रोटेशन शेप नहीं बदलेगी। और रोटेशन को सिंपल आप टर्निंग इफेक्ट ले सकते हैं फिजिक्स का। जैसे फिजिक्स में किसी चीज को आप रोटेट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड रोटेशन। आपने एक पॉइंट पर इसको लिया और घुमा दिया, जो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन था उस पर आपने इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। अब जब आप रोटेट करें, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। बॉक्स काउंटिंग मेथड भी है, इसका एक ओरिजिनल मेथड भी है जो कि कंपास ड्राइंग है। अब चूंकि बहुत कम टाइम है, जो लोग अभी मिड टर्म दे रहे हैं तो मिड टर्म में तो पास पेपर ही तो छपने, तो वहां कंपास ड्राइंग कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई एप्रिसिएशन मिलने वाली नहीं है। सीआई तो बहुत खुश होता है। लिटरली एक मरतबा हमें एक वर्कशॉप में डिस्कशन में लगा कि शायद वो पेपर खड़े होकर चेक करेगा अगर बच्चा कंपास यूज कर रहा होगा। यानी उसने उसको कंपास को इतना डिस्कस किया। फिर भी कुछ टीचर्स थे जो हम जब ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देखी तो कुछ लोग थे जो नहीं समझ पा रहे, तो इतनी बड़ी कंपास लेकर आ गया, पता नहीं कहां से इतनी बड़ी कंपास, इतनी बड़ी साइकिल होती है, और उस कंपास को बकायदा उसने रखकर पूरा पेपर जमीन पे रखा, उसको डिस्कस किया। लोग हैरान थे कि वो क्या एक्रोबैट कर रहे हैं, लेकिन ही वाज सो एक्साइटेड विद द कंपास। कभी इसको यूं रख रहा था, कभी यूं रख रहा था, फिर और उसे इतने कट मारे कि खुद वो भी बाद में कंफ्यूज हो गया कि फिगर है कहां। लेकिन वो आखिर तो ये कहता रहा कंपास कंपास कंपास। तो इसका जो जेन्युइन मेथड है वो कंपास है। लेकिन डायरेक्ट मिड टर्म में तो आपको पता है कि कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलनी। अभी आयशा बैठी हुई थी तो शी वाज सेइंग कि उसके मिड टर्म खत्म हो गए, पेपर चेक भी हो गए। मतलब मिड टर्म के आखिरी पेपर वाले दिन कह रहे थे सारे पेपर मिल भी गए। तो मिड टर्म में तो सर पे बंदूक रखी होती है, पेपर चेक करो। तो अब वहां टीचर्स खुश होते हैं जिस बच्चे ने जरा कम काम किया हो। जैसे पेपर चेक करते हुए सबसे अच्छा बच्चा वो होता है जैसे 2 सवाल या 1 सवाल किया हो बस, ताकि बाकी पेज पे लाइनें मारो पेपर। तो बाखुद जब देखता हूं तो मुझे सबसे बुरा वो बच्चा लग रहा होता है जिसे हर चीज लिखी हो, तो उसका टाइम ज्यादा लगता है। अब बॉक्स काउंटिंग में देखो कि हमें क्या करना है। वी हैव टू रोटेट इट 90 डिग्री अबाउट द ओरिजिन। जब 90 डिग्री का केस होगा तो दो ऑप्शन होते हैं, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बोर्ड पे देखिएगा, क्लॉकवाइज का मतलब होगा कि ये यूं जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे जाएगा। अब इसका 2 नंबर मेथड जो है, जो कि बॉक्स काउंटिंग है, वो क्या है कि आप देखो कि सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है। सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन है। अब आप यहां बैठे हुए हैं ए पर, आप यहां से ए से जाएं सीधा एक डब्बा और नीचे आ जाए 4 डब्बे। हॉरिजॉन्टल आपने गिना 1 डब्बा, वर्टिकल गिने 4, यहां पहुंच गया, उल्टा कर दिया, हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल 1, ये पॉइंट इधर आ गया। मतलब आप इसको ऐसे मूव करके यहां ले, फिर आप बी पे आ जाए, हॉरिजॉन्टल 1 डब्बा और वहां से नीचे उतरे यहां तक। बी से अगर आप क्लॉकवाइज जाए, अगर आप बी से गिने यहां तक कितने डब्बे? 6। जब आप यहां पहुंच जाए तो आप उसको उल्टा कर दें, हॉरिजॉन्टल 6 और वर्टिकल 1। फिर आप सी पे पहुंच जाए, हॉरिजॉन्टल 3 और वर्टिकल 6, हॉरिजॉन्टल 6 कर दो और वर्टिकल 3। अब ये जो तरीका है, इस तरीके में आप क्या करोगे कि आप
हर पॉइंट को गिनते जाओ और उसकी पोजीशन चेंज करते जाओ। पहले ए मूव हो गया, फिर उसके बाद बी मूव हुआ, और उसके बाद आपने किसको मूव किया, सी को। अब चूंकि 2 नंबर मेथड है तो आपको खुद ही सोचना होगा, जरा ज़हन पे जोर डालकर, कि अगर ये पूरी ट्राइंगल इधर आएगी तो इसकी ये वाली चोंच नीचे होगी। बस ये गलती होती है क्योंकि 2 नंबर मेथड है, लेकिन मेथड बहुत पावरफुल है। अगर तुम नोट करो, एक डब्बा फिर 4 डब्बे, उसको उल्टा कर दें, जब आप उल्टा करोगे तो 4 1 हो जाएगा। लेकिन वो गलती मत करिएगा जैसे बाद बच्चे सोचते हैं कि 4 1 1 4, तो वो तो डायरेक्ट लगा दूं, वो तो सिर्फ ओरिजिन पे हो सकता है। बॉक्स, हाँ बोलो। वो तो बोलेगा ना, मैट्रिसेस हर जगह तो इन्वॉल्व नहीं हो सकती, सारी मैट्रिसेस आप याद भी नहीं कर सकते, 3-4 होती हैं जो कि काम करती हैं, ओरिजिन पे आ जाती हैं, कुछ पे आती हैं। अच्छा, अब इसका जो कंपास वाला मेथड है वो आप देख लीजिएगा एक मर्तबा, जिसको करना हो। मतलब हो सकता है कुछ स्कूलों में टीचर्स कहते हैं कि करो, लेकिन वैसे जो कंपास मेथड है वो आपको कभी भी सीआई के अलावा सूट नहीं करता। लेकिन बहरहाल आप मेरे साथ एक प्रैक्टिस करिएगा, जो लोग सामान लेकर आए हो नेसेसरी वेपन जरा निकाल लें। बातचीत ना हो, बातचीत ना हो। मैंने ग्राफ पेपर तो काफी लोगों को कहा था, वैसे सबको मैसेज नहीं आया। पर ठीक है, अगर ज्योमेट्री का सामान नहीं है तो फिर ओरली देख ले, जो बंदा डायरेक्ट के उसको वैसे भी ड्रॉ करने का टाइम इतना है नहीं। तो वैसे भी अभी मिड टर्म तक तो मैंने कहा कि मिड टर्म तक तो मेरी इतनी जरूरत नहीं है। अब जिनके पास अगर ज्योमेट्री का सामान है वो साथ साथ थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर ले मेरे। उसका फायदा ये होता है कि एक मरतबा वो कंस्ट्रक्शन अगर आपके हाथ से हो जाती है तो फिर उसको परफॉर्म करना जरा आसान होता है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में किसी के पास है कंपास वगैरह? किसी के पास खाली कंपास को आप सर को जा सकते हैं। खाली ग्राफ की भी जरूरत अभी पड़ेगी इंशाल्लाह। हाउ टू रोटेट द फिगर, चलो बोर्ड पे ऐसे देख लें, जो लोग देख सकते हैं आगे प्लीज देख लेंगे बेटा, आगे प्लीज देख लें। हाउ टू रोटेट अ फिगर 90 डिग्री। अगर आप किसी फिगर को 90 डिग्री पे रोटेट करते हो तो देखो कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है, 2 एक्सिस है और 2 एक्सिस में ये फिगर बनी हुई है एबीसी, रोटेशन ऑफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन। ठीक है, अब हम यहां से शुरू करें। जो जेन्युइन मेथड है वो देखिएगा। आप सबसे पहले सेंटर ऑफ रोटेशन मार्क कर ले। ठीक है, अब आप जो लोग अगर ड्रॉ करना चाहें तो साथ थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिएगा, इतना जैसे ये है ऐसे रफली बना लें। लेकिन फायदा तभी होगा जब आपके पास कंपास हो, तो उस वक्त ही उसका फ्लेवर फील होगा। बोर्ड पे देखिएगा। चलिए, अगर एक भी कट लग जाए तो काफी होगा, क्योंकि 1 या 2 कट ही लग सकते हैं अभी जो टाइम कंस्ट्रेंट है। देखो ये फिगर है और रोटेट किस पॉइंट पे करना है, 0,0 पे। अब देखो आप ए को ज्वाइन करो, कहां से, ओ से। ए को ज्वाइन करो ओ से, डॉटेड लाइन। अब जरा प्लीज बोर्ड पे देखते रहिएगा। सेट स्क्वायर रखो ऐसे। यू क्यों रखूं, क्योंकि मुझे रोटेट कैसे करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ठीक है, अब ये वाली डॉटेड लाइन देखो और यहां तक आई है। अब आप बोर्ड पे देखते रहिएगा प्लीज। यहां से अब जो सेट स्क्वायर रखा है उससे आप या प्रोटेक्टर है तो प्रोटेक्टर रख ले, या तो सेट स्क्वायर रख लो या फिर प्रोटेक्टर रख लो। ठीक है, और एक लाइन सीधी बना दे डॉटेड। सेट स्क्वायर है तो सेट स्क्वायर, पाकिस्तानी तरीका अगर सेट स्क्वायर नहीं है तो हाथ आपके पास है यूं, जिसको वो नाजी सिंबल कहते हैं। आप यूं हाथ रख के भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड यूज करो तो 90 डिग्री बन जाता है। उससे भी सस्ता तरीका जो है फिर आगे देख लेंगे प्लीज।
जो उससे भी सस्ता तरीका है वो है वो उसका कैलकुलेटर के ढक्कन रख के, और भी उससे चीप तरीके मौजूद हैं। तो अब 90 डिग्री कई चीजों में, अब आपने यहाँ पर सेट स्क्वायर रखा और सेट स्क्वायर रखकर आपने इसको ड्रॉ कर दिया। अब आप यहां से आगे चलो, अब आपने डॉटेड लाइन बना दी। अब डॉटेड लाइन बनाकर कंपास रखेंगे, देखिए कंपास रखें ओ पर, कंपास ओ पे रखें और ए तक खोलें, कंपास रखें ओ पर और कहां तक खोलें, ए तक, और इसको घुमा दें। जब आप घुमाएंगे तो इस तरह का कट लग जाएगा, ठीक, ये कट लग गया। नाउ अब आप दूसरा पॉइंट लेंगे और उसको ले जाकर ओ से कनेक्ट कर दें, जो सेकंड पॉइंट है। अब आप क्या करेंगे कि सेकंड पॉइंट कोई भी ले, ए ले ले, ए तो सॉरी जोड़ दिया, सी ले ले, बी ले ले, और उस पॉइंट को आप कनेक्ट कर देंगे इस तरह ओ से, सी को कनेक्ट करेंगे ओ के साथ और उसको लाकर दोबारा सेट स्क्वायर से ज्वाइन करेंगे। तरीका वही होगा जो कि पहले वाली ड्राइंग में हुआ था। जब आप उसको कनेक्ट करोगे, सी को कनेक्ट करेंगे ओ से, जब सी को ओ से कनेक्ट करेंगे तो उस पर भी सेट स्क्वायर से लाइन बना लें। इनके पास एक क्योंकि सिस्टम थोड़ा हॉल्ट हो गया, तो आप जो ड्रॉ करना चाहे वो खुद से ड्रॉ कर ले। सी को कनेक्ट करें, सी को कनेक्ट करें ओ से, और वहां से एक डॉटेड लाइन बनाएं, जैसे अभी आपने इस ए पर बनाएंगे। स्क्वायर ऑफ देख टू सेट स्क्वायर देखोगे, उसमें जो जिसमें रूलर उसमें देखिए इस तरह सारे पॉइंट्स मूव करेंगे और कंपास से आप उसको ट्रांसलेट करके मूव कर सकते हैं। उसके बाद देखें हाउ टू लोकेट सेंटर ऑफ रोटेशन। अगर आपको ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों दिए हुए हों, बोर्ड पे देखिएगा, अगर आपको ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों दिए हुए हों इस तरह, तो सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, ए को ए प्राइम से कनेक्ट कर दें, ए को ए प्राइम से कनेक्ट करें और उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दें, ये क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर आप बी को बी प्राइम से ज्वाइन करें और उस पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दें। जहां दो बाइसेक्टर कटेंगे उस पॉइंट को सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। आप पहले ए को ए प्राइम से जोड़ें, बी को बी प्राइम से कनेक्ट करें, जहां ये दोनों जुड़ेंगे वहां पर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क कर दें। अब ये जो पॉइंट है ये वाला, ये क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन। फिर आप क्या करें, बी को ले आए इस पॉइंट तक और बी प्राइम तक जोड़े, तो ये जो एंगल है ये क्या है, ज्यादातर एंगल या तो 90 होता है या 180 होता है, दो ही एंगल होते हैं जो ज्यादातर रेफर होते हैं। जब आपको सेंटर ऑफ रोटेशन निकालना हो तो तरीका क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन निकालने का तरीका ये कि आप ए को ए प्राइम से जोड़े, बी को बी प्राइम से, दोनों पे बाइसेक्टर ड्रॉ करें। दोनों पे बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद जहां वो बाइसेक्टर मीट करे उस पॉइंट पर मार्क कर दें, वो होगा सेंटर ऑफ रोटेशन। रोटेशन रिजेंबल विद रिफ्लेक्शन, रोटेशन की और जो रिफ्लेक्शन की बहुत क्लोज मैचिंग आती है बाजू का। अब जैसे ये फिगर इस पे आई है, हो सकता है ये रिफ्लेक्शन हो सकता है रोटेशन हो। अगर हम पॉइंट्स देखें
तो बी का इमेज इधर आया, ए का इमेज इधर आ गया, तो पॉइंट्स क्रॉस हुए। अगर पॉइंट्स क्रॉस हुए तो इसका मतलब ये सेंटर ऑफ रोटेशन बन गया, और ये क्या है, जो ये क्या है, इट्स अ रोटेशन ऑफ 180 डिग्री। अगर आप देखते हो कि पॉइंट्स क्रॉस हुए हैं तो फिर ये रोटेशन है। और अगर हाँ, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि बी का इमेज बी के सामने होगा। जरा इसको देखिएगा, देखो आप सारे वर्टिसेस को ज्वाइन करो, अगर सारे वर्टिसेस एक पॉइंट पे मीट कर जाएं तो यू शुड रिमेंबर कि ये क्या है, 180 डिग्री की रोटेशन है, और जिस पॉइंट पर वो सारे मीट करेंगे दैट वुड बी द सेंटर ऑफ रोटेशन। अगर ये रिफ्लेक्शन होती तो बी का इमेज बी के सामने होता, ए का इमेज ए के सामने होता, और सी का इमेज सी के सामने होगा। ट्रांसलेशन थर्ड जो हमारी जीटी है, थर्ड जीटी है जो ज्यादातर स्कूलों में ट्रांसलेशन तक आता है मिड टर्म में, लेकिन कुछ स्कूल एनलार्जमेंट तक जाते हैं। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब है किसी फिगर को जस्ट पुश कर दो, उसकी जगह चेंज कर दो। ट्रांसलेशन इज द स्लाइडिंग ऑफ अ फिगर, it does not involve any change in shape, size or area. ट्रांसलेशन में ना तो शेप बदलती है, ना साइज बदलता है, और ना एरिया। देयर इज नो चेंज इन ओरिएंटेशन। ट्रांसलेशन में ओरिएंटेशन भी नहीं बदलती, यानी अगर कुछ चीज सीधी रखी हुई है तो सीधी रहेगी। ट्रांसलेशन में सिर्फ पोजीशन चेंज होती है। तो ट्रांसलेशन है क्या, ट्रांसलेशन इज अ टाइप ऑफ स्लाइडिंग। तुम किसी चीज को पुश करो और वो अगली जगह पे शिफ्ट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां देखिएगा। जब आप किसी फिगर को तो उसका जो देखिए ये उसका ऑब्जेक्ट है और ये उसका क्या है, इमेज है। जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो फिगर सीधा सीधा नीचे आ जाती है। आप उसमें ये नोट करो कि यहां लिखा हुआ है 3-2। 3-2 का क्या मतलब है, 3-2 का मतलब है कि हर पॉइंट जब मूव करेगा तो वो हर पॉइंट मूव करेगा तो हॉरिजॉन्टल डब्बे कितने, 3, और वो नीचे कितना जाएगा, नीचे जाएगा 2 यूनिट। बोर्ड पे देखिएगा, सब लोग प्लीज बोर्ड पे देखिएगा कि अगर आप इसको देखें, देखें अब ये जो पोजीशन है 3 का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन कितने पॉइंट्स पर है, 3, और आप नीचे कितना लेकर जाओगे, 2 यूनिट। 3-2 का मतलब है हॉरिजॉन्टल 3 और वर्टिकल -2। वाई माइनस, वो डाउनवर्ड है। अच्छा, अब जो ये चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर ऑफ ट्रांसलेशन। पेपर में ज्यादातर वो ये वाला कॉलम वेक्टर देता है और इसी पर ट्रांसलेट करना होता है। तरीका बहुत सिंपल है, इस कॉलम वेक्टर को हर पॉइंट में ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ट्रांसलेशन का एक फॉर्मूला बस याद रखना है, जो आप अभी कॉपी भी कर लीजिएगा, ये वाला। आप लोगों का एनलार्जमेंट था और समझ आपका बेटा पूरा जीटी पूरा करा दिया, ये सबसे आगे निकल गया। डेप्स में पूरा करा दिया। अच्छा डेप्स में पूरा, मतलब पहली आपकी बस सबसे आगे मैंने डेप्स, क्योंकि बाकी कोई जीटी तक बीकाना और जीटी तक नहीं पहुंचा। यहाँ कोर्स सब पूरा कोर्स नहीं मैजिक। और ये भी लिखिए सब लोग, अटेंशन बोर्ड पे दीजिएगा। अब देखो, ऑब्जेक्ट पॉइंट
प्लस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू इमेज पॉइंट। ये फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो आपको याद रखना होगा कि दिस फॉर्मूला इज सेपरेटली अप्लाइड फॉर एवरी पॉइंट ऑफ द फिगर। ये फॉर्मूला हर पॉइंट के लिए लगाना पड़ेगा। मतलब अगर पॉइंट है 26 तो तुम्हें 26 के लिए ये अलग लगाना होगा, फिर -1 2 उसके लिए भी लगाना पड़ेगा। हर पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला अलग से लगेगा। तो अगर 3 पॉइंट्स है ये फॉर्मूला 3 मर्तबा लगेगा। फिर अब तक जो डिस्कशन हुई, देखो इसमें एक है हमारे पास ये वाली चीज, ये क्या रोटेशन, ये ट्रांसलेशन, और ये जो है वो रिफ्लेक्शन है। जो रिफ्लेक्शन का केस है, हमें फिगर्स को एग्जामिनर मिक्स करके भी देता है, पूछते हैं कि आप बताओ कि ये क्या है। फिर नोटेशन ऑफ जीटी, जीटी को नोटेट करने का एक स्टाइल है, एक उसकी लैंग्वेज है। एग्जामिनर ऐसे लिखते हैं टी ए इज इक्वल टू बी। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है, तुम ऑब्जेक्ट ए को ट्रांसलेट करोगे तो क्या बन जाएगा बी। टी स्क्वायर ए इज इक्वल टू सी। इसका मतलब है कि टी 2 मर्तबा ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और उससे ये बनेगा ट्रांसलेट ए ट्वाइस टू गेट सी। ये कहलाती है सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, एग्जामिनर की जिम्मेदारी होगी कि वो टी का मतलब बताएगा, टी का क्या मतलब है, क्योंकि आर का मतलब तो फिर कुछ भी हो सकता है। देखो टी आर ए इज इक्वल टू बी, इसमें गलती होती है। जब लिखा होता है टी आर ए, इसका मतलब इसको उल्टा रीड करते हैं। मतलब पहले टी लिखा है फिर आर, लेकिन पहले रिफ्लेक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, तो टी आर ए, इसका मतलब आप इसको रिवर्स रीड करते हैं। आप रीड करते वक्त पहले आर को लाएं और फिर टी को लाएं, तो इस लैंग्वेज में होता है। अब अगर सपोज कोई भी केस आपके पास है, जैसे आर एस इज इक्वल टू सी, इसका मतलब आप पहले एस को लेंगे जब एस कोर्स में होता था, और फिर किसको लेंगे, आर को। फिर अगर एक और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, एफ का मतलब है रिफ्लेक्शन, तो एफ माइनस वन का मतलब है रिफ्लेक्शन को रिवर्स कर दो। अगर पहले आपने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया तो अब उसका मतलब है कि आप उसको वापस ले आओ। उसके बाद एंट्री होती है एनलार्जमेंट। ये चौथा और आखिरी जीटी है। सिर्फ ये जीटी है जो अब इस वक्त कोर्स रह गया जीटी का। ये वाला जीटी ट्रबल करेगा क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें चीजें ज्यादा है। एनलार्जमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो जूम इन और जूम आउट से बड़ा अच्छा समझ आता है। तुम किसी फिगर को जूम इन करते हो, जूम आउट करते हो, ये असल में जीटी का बैकग्राउंड ये है। इसमें दोनों ऑप्शन है, क्योंकि आमतौर पे लोग वर्ड एनलार्जमेंट का मतलब समझते हैं किसी चीज को बड़ा करना, but it goes on both sides. Enlargement involve change in size. Enlargement में क्या क्या चाहिए, एक स्केल फैक्टर, कितने टाइम्स जूम करोगे, एक है न्यू साइड अपॉन ओरिजिनल साइड। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, एनलार्ज करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, सेंटर कहां पर है। फिर डायरेक्शन ऑफ एनलार्जमेंट, जब हम किसी चीज को एनलार्ज करते हैं तो सेंटर से उसको मूव करते हैं। अब जैसे ये एनलार्जमेंट है तो ये जो पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। फिगर वो जूम आउट हो रही है मतलब बड़ी हो रही है। हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, अगर आपको सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट निकालनी है, ज्वाइन ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लाइक ए एंड ए टू ए प्राइम, बी टू बी प्राइम एंड। जब आपको सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट निकालना हो तो आप सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करते जाओ, ज्वाइन करते गए, जहां तीनों मीट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। ये बहुत अक्सर पूछता है, बहुत सिंपल मिल जाता है। जैसे ये देख रहे हैं आप, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। रूल्स पढ़ के यहाँ मुसीबत होती है, सारी गलती एनलार्जमेंट में यहाँ होती है। तो सब अपनी कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ाइएगा। के का मतलब क्या है, के का मतलब है स्केल फैक्टर। अब जब जूम करते हैं तो जूम करने के दो तरीके हैं, या तो फिगर सीधी सीधी जूम हो जाए, दूसरा होता है फिगर फ्लिप हो जाए।
अब अगर के पॉजिटिव हो तो उसका मतलब है कि इमेज अपराइट होगा और इमेज जो है, जो ऑब्जेक्ट है और उसके सेंटर के बीच में आएगा। अगर के पॉजिटिव है तो उसका मतलब इमेज अपराइट होगा और ऑब्जेक्ट कहां पर लोकेटेड होगा, बिटवीन द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट एंड द इमेज। अगर के नेगेटिव हो, कि अगर नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा, जो इमेज है वो पलट जाएगा, फ्लिप हो जाएगा और अब क्या होगा, सेंटर इज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, बीच में सेंटर आएगा, एक तरफ ऑब्जेक्ट होगा एक तरफ इमेज। यहां भी बहुत गलती होती है, के ग्रेटर देन 1, इसमें आपको नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करना, मतलब आप सिर्फ नंबर देखेंगे। अगर के 1 से बड़ा हो, प्लस माइनस ना देखें, तो इसका मतलब फिगर क्या होगी, जूम आउट होगी, बड़ी होगी। और अगर के 1 से छोटा हो तो फिगर छोटी हो जाएगी, आप प्लस माइनस नहीं देखेंगे। जैसे 1/2 है, 1/2 का मतलब फिगर को आधा कर दो। अगर के 2 हो तो उसका मतलब फिगर को डबल कर दो। अगर के -2 हो तब भी उसका मतलब फिगर को डबल कर दो। फॉर्मूला ये बहुत कम लोगों को याद होता है, एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू के स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है, जब उसने एरिया दिया हो और डायरेक्ट पूछ रहा हो। आप जरा देखिए बोर्ड पे, अगर के प्लस हो, जरा बोर्ड पे देखिएगा, अगर के प्लस हो तो देखो एक साइड पे सेंटर है, बीच में ऑब्जेक्ट है और इधर क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा सीधा जूम हो गया। ये जो केस होगा ये क्या होगा, के प्लस का, ये सबको आ जाता है, गलती इसमें होती है। अगर के नेगेटिव हो तो तुम ई को बीच में आने दो, एक साइड पे ऑब्जेक्ट बैठेगा और दूसरी तरफ क्या आएगा, इमेज आएगा। ये कब होगा, यहां आकर ये टॉपिक आपको तंग करेगा और हमेशा करता है। अगर के नेगेटिव है तो जो इमेज है वो उस तरफ जाएगा। अब उस तरफ जाता कैसे, करते क्या इसमें कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, के से, और यहां से उतना डिस्टेंस आगे ले जाते हैं, अगर आराम से फ्लिप हो जाती। इसमें भी जुगाड़ है, बॉक्स काउंटिंग है बिल्कुल। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर के -3 है तो के 1 से बड़ा है, इसका मतलब फिगर फ्लिप होने जा रही है। अगर के 1/2 है तो के 1 से छोटा है और फिगर सीधी होगी। जरा बोर्ड पर देखें, अब आप इस फिगर को गौर से देखें, ये फिगर क्या जूम बड़ी हुई है, फिगर बड़ी हुई है, लेकिन सेंटर बीच में, सेंटर बीच में होने का मतलब ये नेगेटिव है। तो ये हुआ कैसे, अगर तुम डब्बे देखो, देखो ये कितने बॉक्सेस हैं, 2, और ये जरा गिनो, 1 2 3 4। अब ये 2 है ये 4 है, क्यों, स्केल फैक्टर क्या है, डबल करना है। तो अगर डब्बे गिनो तो ये कितना है, 2, 2 को डबल करो 4 हो गया। इस तरह अगर तुम यहां से यहां तक का डिस्टेंस लोगे तो ये उसका डबल हुआ, डिस्टेंस डबल करोगे फिगर खुद ब खुद उतने स्केल पर आ जाएगी। If there is a common point between object and image, that point is the center of enlargement. अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट और इमेज में एक कॉमन पॉइंट दिख जाए तो वो जो एक कॉमन पॉइंट दिखेगा वो क्या होगा, जरा इसको देखें, ABC मैप ऑनटू APG, तो दोनों में कॉमन लेटर कौन सा है, कॉमन लेटर ए है। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। मैट्रिक्स फॉर एनलार्जमेंट जिसको लोग कुक कहते हैं, K0 के, ये एनलार्जमेंट की एक मैट्रिक्स है। ये ख्याल रखिएगा मैट्रिसेस हर जगह यूज नहीं होती, मैट्रिसेस जो है उनका एक लिमिटेड एप्लीकेशन है। एनलार्ज करने के लिए आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी, लेकिन ये मैट्रिक्स स्केल फैक्टर तो ठीक है के होगा, लेकिन सेंटर 0 0 से एनलार्ज होगा। उसके बाद अब मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की सब लोग हेडिंग डालेंगे,
और ये कॉपी करेंगे। हेडिंग दीजिएगा मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, जीटी का दूसरा फ्लेवर शुरू हो रहा है। अब सब लोग अटेंशन बोर्ड पे दीजिएगा। देखें, अब ये जो फॉर्मूला है ये मैट्रिसेस पर
यूज होगा। मैट्रिक्स आपको ज्यादातर मेमोराइज करनी होती है। मैट्रिसेस आप याद करोगे, ये फॉर्मूला तीनों पॉइंट्स को एक साथ सॉल्व कर देता है। और वो लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, एनलार्जमेंट सबकी मैट्रिसेस रख लेते हैं और वो पेपर में पूछता भी है। मैट्रिक्स पहले रखेंगे, तीनों पॉइंट्स बाद में रखेंगे, मल्टीप्लाई करके इमेज आ जाएगा। जीटी का ये वो केस है जिसमें आपको ड्रॉ नहीं करना होगा, बस ये पॉइंट उठाकर प्लॉट करने होंगे। Determination of the matrix of determination, the matrix of transformation. सपोज करो अगर आप भूल जाते हो, आपको मैट्रिक्स याद नहीं है, और या कोई ऐसी मैट्रिक्स आए जो कि जिसकी मैट्रिक्स मेमोरी में होती नहीं है, जैसे आप सपोज रोटेशन है और इसी तरह ट्रांसलेशन है, कुछ मैट्रिक्स हैं जो याद कर सकते हैं, सब तो याद नहीं कर सकते आप। अगर आप मैट्रिक्स भूल जाते हैं या सपोज कर लो कि मैट्रिक्स क्या एबीसीडी है और ऑब्जेक्ट और इमेज आपको पेपर में गिवन होंगे। अब आप क्या करोगे, सपोज ये सवाल है, ठीक है, आपके पास 2 पॉइंट्स ऑब्जेक्ट के और 2 पॉइंट्स इमेज के। अब क्या करोगे कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसको सपोज कर लोगे ए बी सी डी, 2 पॉइंट्स ऑब्जेक्ट के रखोगे, 2 पॉइंट्स इमेज के, और इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। इससे आपको 4 इक्वेशंस मिल जाएंगी। 4 इक्वेशंस मिलेगी तो आप इसको तोड़ेंगे, जब तोड़ेंगे तो इनको साइमल्टेनियस करके आप किसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, एबीसीडी की। ये तरीका वहां इस्तेमाल होता है जहां पर आप या तो मैट्रिक्स भूल जाते हैं या ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी लिस्ट में एंट्री नहीं है, जैसे एनलार्जमेंट है। अब एनलार्जमेंट की K00 के है जो कि 00 सेंटर से लगती है, कोई और अगर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट आ जाए तो वो मैट्रिक्स फंस जाएगी। इसका दूसरा मेथड जो सीखना चाहिए बहुत जरूरी, वो ये कि अगर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स नहीं पता और निकालनी है तो दूसरा तरीका ये है कि मैं मैट्रिक्स को सपोज कर लूं एबीसीडी, उसके बाद 2 पॉइंट्स ऑब्जेक्ट के रखूं और 2 इमेज के, फिर मैं इधर वाली जो ऑब्जेक्ट की मैट्रिक्स है उसको राइट पे शिफ्ट करूं और उसकी पावर कितनी कर दूं, माइनस, मतलब इनवर्स होगा। अगर इधर ये सेकंड पोजीशन पर है तो जब इधर आएगी तो भी किस पर होगी, सेकंड पोजीशन पे। फिर आप ये फॉर्मूला लगाकर उसका क्या निकालो, इनवर्स। ये तरीका ऑफिशियल है। अगेन मैंने कहा कि मिड टर्म में ऑफिशियल, अनऑफिशियल, गुड बैड कोई मैटर नहीं करता। मिड टर्म बिल्कुल ऐसे जैसे आप अंधेरे कमरे में और आपको कुछ चमाट लगा रहा हो, मिड टर्म में कुछ नहीं पता चलता। मिड टर्म में बिल्कुल अंधी में चेकिंग होती है। यानी एक बच्चे का पेपर, अभी मैं स्कूल में एक बच्चे का पेपर चेक कर रहा था, उसने एंट का मास निकाला, वो 250 केजी लिखा हुआ, 250 केजी की एंट कितनी हेल्दी हो सकती है। मैंने वो ओवरलुक कर दिया, चेक हो गया। बाद में लड़की मुझे आकर जता रही, सर आप देखें आप कितने स्मार्ट बनते हैं, मैंने 250 केजी की एंट निकाली, आप उसको नहीं दिखा। स्पीड इतनी होती है एग्जाम चेकर की, इस वक्त के पेपर बंदूक रखी तो चेक करो चेक करो चेक करो। तो मतलब इस वक्त ये मैटर नहीं करता, आपको ये समझ आ जाए ये लगा दे, एबीसीडी वाला समझ आ जाए वो लगा दे। मैट्रिक्स इससे इन 2 में से किसी भी एक मेथड से निकल सकती है। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसका एक सेगमेंट करना जरूरी है, तो ऐसा करते हैं कि इसका ये वाला क्वेश्चन कॉपी करिएगा क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये एक सेगमेंट करिएगा, मैट्रिसेस में ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। बातचीत आओ प्लीज, ये मैं शीट आपको दे रहा हूँ, ये इसकी समरी शीट है। और वो ख्याल रखिएगा कि शेयर और स्केच कोर्स में नहीं है, वो इसमें है क्योंकि पुरानी शीट है। लेकिन ये शीट आपको आज के सारे काम का एक रिटर्न वर्क सपोर्ट दे देगी।
शो नाउ, बातचीत नाउ प्लीज, बातचीत ना हो। मेथड नंबर 2 ये कॉपी करिएगा क्वेश्चन। और अहमद देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है जो आपने ट्राई करना है मैट्रिक्स के जरिए। वर्किंग ऐसे आएगी,
अब इसमें देखिएगा ये वाला पॉइंट जो है इसको आंसर को वेरीफाई करवाइएगा। 0 -1 1 0 तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 0 -1 और 1 0। अब ये जो मैट्रिसेस हैं इनकी मैं एक फाइल पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे, वो आप याद कर लीजिएगा। ज्यादातर लोग वही 8-9 मैट्रिसेस याद करके जाते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आप उनको सामने रखकर उनके थ्रू जो है वो सारा काम कर सकते हैं। जो देखिए जो एनलार्जमेंट का पॉइंट है, वो मैंने इससे पहले कहा कि वो लोगों को ट्रबल करता है। हमने आज की क्लास में ग्राफ पेपर भी कॉल किया हुआ था, और एक तो वो चाहिए होगा, दूसरा अगर हमारे पास ग्रीन वाली बुक है तो मेरे में ग्रीन बुक से कर लेते हैं, जो लेटेस्ट कोई एक आध क्वेश्चन हो ना। ग्रीन बुक में जरा ग्रीन बुक खोलिएगा, उसमें देखिएगा लेटेस्ट क्वेश्चन अगर कोई हो 2015 का होगा, जीटी का टॉपिक निकालिएगा ग्रीन बुक में। और बात ना हो प्लीज, ग्रीन बुक में जरा आखिरी क्वेश्चन देखिएगा। नवंबर 15 पेपर 2, नवंबर 15 पेपर 2, और पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? ठीक है, ये शुरू करिएगा। नवंबर 15 बुक में, ग्रीन बुक में कौन सा क्वेश्चन? 50 नंबर। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, अगर आप ग्रीन बुक निकालोगे तो ये वाला क्वेश्चन है। सब लोग ये वाला क्वेश्चन देखो। फ्लैग ए इज मैप्ड ऑनटू फ्लैग टी बाय द ट्रांसलेशन -3 -6। तो जो फ्लैग ए है उसको वो फ्लैग टी पर लेकर जाना चाहते हैं, और वो आप उसको -3 -6 है। क्या मतलब -3 -6? 3 यूनिट्स लेफ्ट ले जाओ और 6 यूनिट्स डाउन। सब लोग अपनी बुक पर ही बनाइएगा, उससे टाइम बचेगा। और आजकल जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो बुक ड्रॉन है, सब लोग इसको बुक पर ही बनाइएगा। इसके बाद वो कहता है डिस्क्राइब फुली द एनलार्जमेंट दैट विल मैप फ्लैग ए ऑनटू फ्लैग बी।
A onto B, ये देखकर लग रहा है कि कुछ क्या ये जूम आउट हुआ है, बड़ा हुआ है। जो A से B पर गए हैं तो क्या इसके दो डब्बे हैं ऐसे, तो अगर तुम इसके देखो तो 4 हो गए, हॉरिजॉन्टल में इसका एक डब्बा है और इसका 2, तो देख के लग रहा है कि ये फिगर जो है वो जूम हुई है बाय अ स्केल फैक्टर ऑफ 2। लेकिन आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को जोड़ दीजिएगा ताकि सेंटर मिल जाए। सब लोग जरा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जोड़ें, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को जरा डीपली ज्वाइन करिएगा। बैक नाउ प्लीज। हाँ, ये तो आप लोग जोड़ के बताओगे एग्जैक्ट, ये तो अपने रूलर से कनेक्ट होते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये 4 पे जा रहे हैं। अब ये आप लोग बेहतर बता सकते हो क्योंकि हाँ 4 पे आ रहे हैं, 4 पे। ठीक है, फिर इसको सेंटर ऑफ रोटेशन इसको बता दे एग्जामिनर को। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट बता दें 4,0। इसको बोलें कि स्केल फैक्टर 2 है और सेंटर है, वो तो डब्बे गिने ना, नहीं अगर इसका देखो तो ऐसे करके एक डब्बा है और इसका उसी साइड के कितने डब्बे हैं, 2, तो इसलिए स्केल फैक्टर जो है वो डबल हो रहा है। Find the center of rotation that will map flag A onto C. A onto C. Center of the rotation. अब इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं, या तो वो बाइसेक्टर वाला मेथड कर लो या जुगाड़ भी हो रही है। वो इसलिए कि अगर तुम A का देखो तो A की टेल वर्टिकल है और C की टेल पे नजर आ रहा है कि ये 90 डिग्री की रोटेशन है। अगर तुम चाहो तो जेन्युइन मेथड ये कहता है कि पहले ज्वाइन करो और फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, 2 नंबर भी हो सकता है। तो पहले आप क्या करो कि इसकी टेल से टेल को ज्वाइन कर दो, ऐसे टेल से टेल को ज्वाइन कर दो और इस पर एक बाइसेक्टर बनाओ। टेल से टेल ज्वाइन करो और बाइसेक्टर बनाओ। एक बाइसेक्टर बनाओ फिर दूसरा बाइसेक्टर बनाओ। बातचीत ना हो। जो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, 2 बना लो और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो। कम से कम 2 बाइसेक्टर बनाओ। ऐसा लग रहा है बाइसेक्टर ऐसे बनेगा। बेटा ये वो पीडीएफ है ना,
पीडीएफ ऑफिशियली लिखने को अलाउ नहीं करती ना, पीडीएफ प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट होता है, उसमें आपको फिर अंदाजे होगी। अच्छा, अब इसमें आप लोग मुझे बता सकते हो जिन्होंने किसी ने अगर दो डॉक्यूमेंट बना, सॉरी दो वो बनाए हो, मेरे पास एक बाइसेक्टर ऐसे आ रहा है, एक और बाइसेक्टर बनाओ और दोनों बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन दे दो। More than half खोल के ये जो लाइन है इस लाइन की लेंथ से more than half जिसका बना रही हो बाइसेक्टर कंपास लोगे बेटा, बात का ऑफ कंटीन्यूअस नहीं बोले प्लीज। यहाँ कंपास रख के एक कट ऊपर लगाओ, एक नीचे लगा दो, मोर देन हाफ, मतलब यहाँ रखोगे, यहाँ रखकर मोर देन हाफ पे खोलेंगे तो एक कट ऊपर लगेगा, एक कट नीचे लगेगा। अब इसमें जिन्होंने बनाया बताइएगा, किसी ने अगर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन निकाले 5-2 मिल रहा है कुछ और नहीं लगा, 5-2 आ रहा है। प्रेम मेरा क्लास नहीं खा रखो प्लीज। जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ रहे हैं 5-2, और इसको देखें कि रोटेट फ्लैग बी थ्रू 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन, लेबल द इमेज आर। अब वो कह रहे हैं कि बी को रोटेट करो 45 डिग्री, तो अब बी की पोजीशन कहां पर है, ये है 45 डिग्री का मतलब तो बिल्कुल बीच में आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि डब्बे गिनते हैं और ऐसे डब्बे गिनते हैं 1 2 3 4, और सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन कह रहा है क्या, ओरिजिन। सेंटर ऑफ रोटेशन वो कह रहे हैं ये पॉइंट है यहां तक, ठीक है। अब आप अगर गिनो, देखो अगर आप गिनते हो 1 2 3 4 5 6, अगर आप यूं ले आए तो 90 डिग्री होगा। अगर आप बिल्कुल बीच में चलो 1 2 3 4, तो उसको एंगल कितना मिल जाएगा 45। आप रूलर भी यूज कर सकते हो आप, हाँ मैं तो एग्जांपल दे रहा था। आप चाहो तो रूलर रखो और रूलर रख के ये डिस्टेंस लो, उतना डिस्टेंस यहाँ बीच में से लाओ और डॉट लगा दो, तो ये फिगर वहां घूम जाएगी। कंपास आप ड्रॉ करोगे तो समझ आएगा, ऐसे बैठे रहने से तो फीलिंग से तो कुछ नहीं होगा, फील करना तो बहुत आसान है। एक बुक तो आपकी बुक पे करना है। कंपास तो मैं फेवर भी नहीं कर रहा अभी, कंपास को मैं फेवर नहीं कर रहा इस वक्त, तो मिड टर्म के लिए तो कंपास नहीं चाहिए। अगर किसी के पास स्ट्रेट रूलर है तो वो रूलर से कर ले, अगर डब्बे गिनने तो डब्बे गिन ले।
पूरी फिगर इधर आ जाएगी। वही डिस्प्यूटेड क्लास में, अच्छा रेगुलर क्लास, अच्छा ठीक। अब इसमें देखो जो लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो इसको ड्रॉ करके मुझे बताइएगा कि ये अगर बन जाए तो दिखा दे। ड्रॉ करें। कुछ नहीं होता समझ, वैसे अंदाजे से देख लो ना, इसमें सुबह नजर तो आ रहे हैं, तुम अगर मैन्युअली देखो इसका और इसका पहले मिड पॉइंट मार्क करो, मिड पॉइंट मार्क करके रूलर से खींच दो। वो जगह बाकी बहुत कम है, कंपास के बहुत ही कम है, कंपास के लिए हाँ ठीक, कंपास बहुत कम है तो मैन्युअली कर दो। अगर किसी ने बनाया हो फिगर घुमाई हो तो बता दे। बनाए क्या मतलब, कौन सा वाला? हाँ बोलो। देखो ना ये तो शेप ऐसी झंडा इसी लाइन पर आ जाएगा ना, तुम्हें ये लाइन दिख रही है, ये लाइन असल में ये लाइन यहाँ आ रही है, इसी लाइन पर इसकी 4 डंडियां लेकर उसी पर बना दो डायरेक्ट, ये डायरेक्ट बन रहा है। हाँ ये वाला ना, ये वाला उसके ऊपर आएगा ना। देखो तुमने डब्बे गिने थे 1 2 3 4, ये आकार है, अगर ये डिस्टेंस लेता हूं यार, इसको बस एक बार पोजीशन देख लो। देखो अगर तुम इसकी ये वाली लाइन देखो ना, ये लाइन जा रही है। अब ये जो फ्लैग है इसने ऐसे आना है, यूं देखो इसका ये स्टिक ऐसे आएगी बिल्कुल सीधी और यूं आएगा, ये 45 है। अब तुमसे मुझे डब्बे गिन दो, ये डब्बे कितने हैं वो यहाँ ले लो, ये डब्बा लो और इसके आगे ये बना, ये फ्लैग ऐसे ही घूमेगा ऐसे आएगा। बहुत आसानी से आप लोग बॉक्स मुझे गिन दो या रूलर रखो, ये वाली लेंथ लो और उतनी लेंथ यहां लेकर इसका डॉट लगाओ, इसका डॉट लगाओ, इसका, ये इसी लाइन पर आ रहा है और घूमने के बाद ये ऐसे आएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ये ना एक सेकंड, ये कह रही है कि ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है फिर यहाँ ले आओ। मेथड ये रहेगा, मेथड यही रहेगा, वो ये वाला मैं जो रोटेट कर रहा था वो क्लॉकवाइज है, इस लाइन पे ले आओ, इस लाइन पे। ये जो लाइन है ये 45 डिग्री की लाइन है, देखो ये लाइन। अच्छा अब इसको घुमाओ तो 1 2, ये कितना कहाँ किस नंबर पे आएगा? अगर 6 पे लेता हूँ तो ये तो 6 के लिहाज से कितना होगा, ऐसे करके 6 है तो ऐसे आएगा 6, ये यहाँ कहीं आ रहा है, इसलिए ऊपर वाली पोजीशन और नीचे वाली। अब ये देखो जब तुम इसको ड्रॉ करोगे इस लाइन पर आएगा ऐसे यू और ऐसे आएगा, ये आएगा ऐसे। चलो अब बना, रूलर से मेजर कर लो, ये डिस्टेंस मेजर करो और वो यहाँ लाकर ये वाला डॉट लगेगा, फिर यहाँ तक मेजर करो, ये डॉट लगेगा, शेप ऐसी बननी है। रूलर्स पर है, अच्छा तो बुक नहीं रहा, अच्छा तो बनाया तो दिखा, किसी बुक है इसमें ना वो सपोर्ट नहीं है कोई लाइन ड्रॉ करने की, बुक अगर किसी को बुक पे कर रहा है कर रही है उसको कर। हाँ अब इसमें तुमने इसको ये डिस्टेंस रूलर से लो, यहाँ से नहीं डब्बे नहीं गिनो, डब्बे इस पे नहीं गिन सकती ना, ये लाइन स्लैंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक रूलर से लेंथ
अब 4.6 इस पे लो और ये वाला डॉट यहाँ। अब देखो इसको बताओ, है ना? रूलर लो ना, रूलर से लेफ्ट लो सारी, यहाँ पर ऐसे ये डॉट इधर आ गया, ये कितना होगा, यहाँ लेना, ये जो मेजर होता है मेजर कर दिया। देखो ना, दो डब्बों की लेंथ ये लेंथ, दो डब्बों की लेंथ इसके अंदर। बेटा जब तक आप लाइन ड्रॉ नहीं करोगे ना ये वाली, उसके बाद रूलर से यहाँ तक की लेंथ मेजर करो, उतनी लेंथ इस पे मेजर करो तो ये डॉट इधर आ जाएगा। फिर रूलर से देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेजर करो, फिर रूलर इस पे रखो, उतनी लेंथ पे डॉट लगा दो तो ये पूरी लाइन इसके ऊपर आ जाएगी। और जब उस पे ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा। असल चीज रूलर है, तुम्हें तो तुम बनाए बन गया। ठीक है, फिर इसको यहाँ तक रोक लेते। अहमद बनाया तुमने, सिर्फ आखिरी पार्ट में सब फंस गए। अहमद ने क्या नहीं बनाया, अहमद बनाए, ये दोनों अहमद साथ बैठे हुए ना, तो शायद वो बनना तो चाहिए। हाँ 4.5 ले लो, स्लांट लाइन 4.5 पे डॉट लगाओ। हाँ तुम अभी रुके जा रहे हो, आप इस पे
प्लीज। हाँ बेटा अंदर आ जाओ, किसकी गाड़ी नहीं है बेटा, अभी बात बहुत मस्त हुआ है। अगर गाड़ी में बैठ जाओ प्लीज। सब लोग चेक करिएगा कि हमने अपनी जो पिछली क्लास है उसमें कहां तक काम किया था। सब लोग चेक करिएगा, वी वर डूइंग सर्किट ब्रेकर और हमने जहां तक पिछली क्लास में काम किया था वहां से आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। हेडिंग है सर्किट ब्रेकर। हाँ तुम आगे आ जाओ प्लीज। हमने अपनी पिछली क्लास में सर्किट ब्रेकर का टॉपिक जो है वो शुरू किया हुआ है। फिर साथ 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 बैठने की तो मना किया है ना, तो एक सीट छोड़ के बैठो ना यार, इतनी सारी सीटें आपको। हेडिंग डाली सर्किट ब्रेकर, सॉरी वो हेडिंग डाली हुई है, उसमें लिखिएगा कि अ सर्किट ब्रेकर इज ऑलवेज कनेक्टेड। या आपका पहला कॉन्सेप्ट बनेगा अ सर्किट ब्रेकर is always connected in series in the live wire. A circuit breaker is always connected in series. A circuit breaker is always connected in series in the live wire. अब अटेंशन बोर्ड पे दो, देखो सर्किट ब्रेकर हमेशा सीरीज में लगेगा और हमेशा कौन सी वायर में लगेगा, हमेशा लाइव वायर में लगेगा। सर्किट ब्रेकर हमेशा सीरीज में लगेगा और हमेशा लाइव वायर में लगेगा। क्यों? लॉजिक आपको पिछली क्लास की याद होगा कि सर्किट ब्रेकर लगाते क्यों है। सर्किट ब्रेकर लगाने का मकसद क्या है? इट्स अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सेस करंट, ज्यादा करंट के अगेंस्ट। तो अगर इसको एज अ प्रोटेक्शन बैठना है तो ये लाइव पे क्यों बैठेगा? क्योंकि लाइव वायर में ज्यादा करंट आ रहा होता है तो ये लाइव वायर में बैठेगा ताकि वहीं से करंट एंटर होगा। तो इसको न्यूट्रल में क्यों नहीं लगा देते? वेरी गुड। न्यूट्रल का फायदा क्या है? क्योंकि करंट तो एनर्जी दे चुका होगा, वो तो एग्जॉस्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लिखिएगा कि लाइव वायर, इसमें लिखिएगा कि लाइव वायर कैरीज high energy electrons. Live wire carries high energy electrons